जय हिंद, जय जोहार साथियों। मैं नुतेश साहू आप सभी का अपने चैनल स्टडी ट्यून में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, बाल विकास का क्रम चल रहा है और उसी क्रम में एक बहुत ही शानदार वीडियो आप सबके लिए। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ढेर सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये रिपीटेड प्रश्न है साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे साथियों, पहला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है। तो प्यारे साथियों, अध्यापन अधिगम में यदि बच्चा कहीं पे अटक जाए, है ना, तो उनसे कैसे निपटना होगा, मतलब क्या करे शिक्षक कि वह बच्चा जो है समस्या को सुलझा पाए। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की जी ने एक सिद्धांत दिया है, तो उन्हीं के सिद्धांत के अनुसार बताना है कि क्या सही है। प्यारे साथियों, ऑप्शन इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है, समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना, मतलब लगातार निर्देश देते जाना, हर मोड़ पर बच्चों को निर्देश करते जाना कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। मान लो कोई बच्चा समस्या सुलझा रहा है या फिर कोई प्रश्न कर रहा है, कोई प्रश्न हल कर रहा है, तो हर मोड़ पर उसे निर्देश देना। तो ये थोड़ा सा सही है साथियों, ये भी लगभग सही है ना, लेकिन आपको लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बताना है। दूसरा है, गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना, तो ये बिल्कुल गलत है साथियों, है ना। उसी प्रकार चौथा देखिएगा, चौथा आपका ऑप्शन है, प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण अहस्तक्षेप, मतलब यदि बच्चा कोई समस्या सुलझा रहा है, कोई प्रश्न हल कर रहा है, तो वहां पर अध्यापक का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए बोला जा रहा है, तो ये भी गलत है ना। और उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना। तो लेव वाइगोत्स्की जी के सिद्धांत के अनुसार ये बिल्कुल परफेक्ट है। उनका सिद्धांत यही कहता है कि यदि बच्चा जो है समस्या को सुलझाते हुए अगर किसी बिंदु पर अटक जाता है तो शिक्षक के द्वारा उस समय संकेत और इशारे देकर के बच्चों की थोड़ी सी मदद करना है, एकदम ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी मदद करना है, और उस मदद के सहारे जो है बच्चा उस समस्या को, उस प्रश्न को, बिल्कुल उस समस्या का समाधान निकाल पाएगा, उस प्रश्न का हल कर पाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। यहाँ पर निम्न कथन है, कौन सा सही है वही आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, पहला जो कथन है वो इस प्रकार से है, बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है। तो प्यारे साथियों, ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो बुद्धिमत्ता है ना साथियों, उसे सिर्फ बुद्धिलब्धि के सहारे ही नहीं मापा जाता, बल्कि बहुत सारे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर बच्चा काम करता है, व्यक्ति काम करता है, तो उन क्षेत्रों में उनके काम के द्वारा उसके बुद्धिमत्ता के लेवल को चेक किया जा सकता है। ठीक है साथियों, उसका परीक्षण किया जा सकता है। यदि बुद्धिलब्धि अच्छा है तो वो हर काम बिल्कुल अच्छा करेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि केवल बुद्धिलब्धि के परीक्षण द्वारा ही बच्चे की बुद्धिमत्ता को मापा जा सकता है। ठीक है। दूसरा जो कथन है वो कहता है, बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती। तो प्यारे साथियों, हर बच्चे की जो बुद्धिमत्ता है वो अलग अलग होती है ना, और इसमें आनुवंशिकता बहुत अहम रोल अदा करता है। यदि आनुवंशिकता के तहत बच्चे को बहुत सारे टैलेंट मिलते हैं तो निश्चित ही वह बच्चा जो है बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा वर्क करता है। ठीक है, उसका विकास जो है बहुत अच्छे तरीके से होता है, मानसिक विकास, है ना। तो आनुवंशिकता बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है बुद्धिमत्ता को, है ना। अगला कथन है साथियों, एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। तो ये भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि यदि बच्चा जो है एक क्षेत्र में अच्छा विद्वान है तो ये जरूरी नहीं कि दूसरे क्षेत्र में भी विद्वान होगा। मान लीजिए अगर बच्चा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकता है, अच्छा सा पढ़ लेता है, मतलब पढ़ाई लिखाई उसका अच्छा है, तो ये जरूरी नहीं कि वो क्रिकेट में अच्छा रहेगा या फिर मजदूरी में अच्छा रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चा यदि एक क्षेत्र में, एक फील्ड में अच्छा है तो हर फील्ड में अच्छा हो, ये जरूरी नहीं है। और अगला कथन है साथियों, बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। प्यारे साथियों, यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बुद्धिमत्ता और बेहतर प्रदर्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। उदाहरण स्वरूप, जैसे किसी बच्चे की बुद्धिलब्धि अच्छी हो किंतु वह किसी कारण से विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन न कर पा रहा हो, जबकि सामान्य बुद्धिलब्धि वाला बालक अपनी मेहनत से के फलस्वरूप जो है वो उस व्यक्ति से, उस अधिक योग्यता वाले, अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चे से आगे निकल जाता है। मतलब देखिए, बुद्धिमत्ता आपके अंदर है ना। सामान्य से शब्दों में अगर कहूं, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि विद्यालय में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। भैया, बुद्धिमत्ता आपके अंदर है,
तो आपको मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना, तब जाके आप विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, है ना। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, आप बुद्धिमान हैं, परंतु मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, तो भैया विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो वही चीज़ है ना। यदि सामान्य बुद्धिमत्ता वाला कोई बालक है और एकदम ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो उस अधिक बुद्धिमत्ता वाले बच्चे से आगे निकल जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा, है ना। तो इस कारण से ये चौथा जो पॉइंट है आपका बिल्कुल राइट है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है, आपको बताना है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन इस प्रकार से है, आत्म सातीकरण, समावेशन, प्रतीकात्मकता, पदार्थ स्थायित्व या फिर अस्थगित अनुकरण। क्या है आपको बताना है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसातीकरण। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मसातीकरण, तो उसी को आत्मसातीकरण भी बोला जाता है। ठीक है साथियों, क्या होगा ये प्रतिक्रिया? आत्मसातीकरण। ठीक है, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्यारे साथियों आत्मसातीकरण क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा स्पष्ट करता हूँ। आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक या बालिका नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर देता है। अर्थात जो बालक या फिर बालिका है वह नए ज्ञान का आत्मसात अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है ना। जैसे कि वह पहले कुत्ता देखा होगा और उसके पापा या मम्मी या किसी ने उसको बताया होगा कि भैया ये कुत्ता है, तो उसने देखा होगा कुत्ते के 4 पैर है, पूंछ है ना, तो इस प्रकार से देखा रहा होगा। अब अचानक उसके बाद वह घोड़ा को देखता है, तो वो लड़की वो बच्चा जो है वो सोचता है कि भैया इसके भी तो 4 पैर है, इसके भी तो पूंछ है, तो वो भी बोलता है देखो ये बड़ा वाला कुत्ता। तो इस प्रकार से ये आत्मसातीकरण प्रतिक्रिया है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। ऑप्शन इस प्रकार से, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं होता, या फिर संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। क्यों? क्योंकि साथियों जो भाषा है ना वो हमारे समाज के द्वारा मिला हुआ एक उपकरण है, और जो भाषा है वह संज्ञान पर सीधा ही प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इस कारण से जो भाषा है संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है ना। और ये किसका मानना है भाई? लेव वाइगोत्स्की जी का। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, आपको बताना है। अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास और दोहराकर, या फिर केवल अनुकरण द्वारा। तो प्यारे साथियों अन्वेषण को प्रोत्साहित करके बच्चों में सृजनात्मकता को सुसाध्य किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। प्यारे साथियों जो बच्चे हैं वो अन्वेषण की प्रक्रिया में नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं, मतलब अन्वेषण करते हुए उनको बहुत सारी नई जानकारियां प्राप्त होती है जो उनकी सृजनात्मक क्षमता को भी प्रोत्साहित करती है। अन्वेषण से बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है और वे नए नए तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 अन्वेषण को प्रोत्साहित करके ये हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, और यदि आप छत्तीसगढ़ पात्रता परीक्षा फाइट कर रहे हैं तो 5 साल के पिछले वर्ष के मतलब जो प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर्स हैं वो मेरे पास है। आपको यदि खरीदना है तो निश्चित ही हमारा मोबाइल नंबर है 6261237977। वहां पर आप बिल्कुल मैसेज करें कि हमें चाहिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा और उसके बदले आप 80 रुपये पेमेंट करेंगे। 5 साल के जो पेपर्स है उसके लिए 10 रुपये के हिसाब से 50 रुपये, और 3 मॉडल आंसर 3 ईयर के मॉडल आंसर दूंगा तो 3 मॉडल आंसर के 10 रुपये के हिसाब से 30 रुपये, तो 50 30 80 रुपये उसके चार्जेस होंगे साथियों। तो आप 80 रुपये देकर के खरीद सकते हैं, और ये केवल पेपर 1 के लिए है। ठीक है, पेपर 2 का मेरे पास नहीं है साथियों, है ना। अगला प्रश्न है, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। गति विषयक अशक्तता से, दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रवाहिता से, सांगीतिक योग्यता से, या फिर गणितीय संकल्पों के अधिगम्य कठिनता से। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गणितीय संकल्पों के अधिगम्य कठिनता से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गुणज वैकल्य है वह सीधे तौर पर गणितीय संकल्पों के अधिगम्य कठिनता से संबंधित है। गुणज किसी भी मात्रा और पूर्णांक का गुणनफल होता है। ठीक है, इससे प्रभावित विद्यार्थी सामान्यतः गणितीय अंक जो समस्याएं हैं है ना उनसे प्रभावित होते हैं, मतलब ठीक से नहीं कर पाते उसको। अगला प्रश्न है साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए? भेदभावात्मक, अलगावात्मक, साम्यता पर आधारित, या फिर समानता पर आधारित। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है, पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में देखिए साथियों समानता पर आधारित। देखिए
जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है निजी विद्यालयों में 25% आरक्षित रहता है सीट, है ना, जो कमजोर या फिर गरीब बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। तो गरीब घर के जो बच्चे हैं वो आएंगे निजी स्कूलों में, और उनके साथ साथ हाई क्लास या फिर जो मिडिल क्लास के बच्चे होंगे, है ना, तो वो भी रहेंगे। तो जो हाई क्लास के बच्चे हैं उनका मजाक ही उड़ाएंगे। तो एक टीचर को कोशिश करना चाहिए कि ऐसा परिवेश, ऐसा वातावरण तैयार कर दिया जाए कि जो अच्छे और ऊंचे घर के जो बच्चे हैं, है ना, हाई क्लास के जो बच्चे हैं, वो जो गरीब बच्चे हैं उनको इज्जत दे पाए, है ना, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर पाए। तो ये कोशिश एक टीचर को करना चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये कब होगा? साम्यता पर आधारित यदि शिक्षा शास्त्र का प्रयोग एक टीचर करता है। तो यदि उस क्लास में साम्यता होगा तो निश्चित ही जो समानता है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा साथियों, है ना। तो ये भाव बिल्कुल एक टीचर को सभी बच्चों में लाना चाहिए कि सभी मिलजुल कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए साम्यता पर आधारित जो है शिक्षा शास्त्र का प्रयोग टीचर को करना चाहिए। अगला प्रश्न साथियों, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? शाब्दिक रूप में, दृश्य रूप में, मौखिक रूप में या फिर बहु रूप में? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बहुरूप में। क्यों? क्योंकि एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुरूप में प्रस्तुत करना चाहिए। इससे सूचना को प्रत्येक तथा अधिकतम छात्रों के पास पहुंचने का अवसर मिलता है, अर्थात कम समय में अधिकाधिक बच्चों तक जो सूचना है वो पहुंच जाती है। इस कारण से जो समावेशी कक्षा है उसमें सूचना को बहुल रूप में संप्रेषित करना चाहिए, फिर प्रस्तुत करना चाहिए साथियों। अगला प्रश्न साथियों, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, अलगावी शिक्षा या फिर सम्मिलित एकीकृत शिक्षा? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समावेशी शिक्षा। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा का मॉडल सुझाया गया है, ठीक है। समावेशी शिक्षा में एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है, अर्थात समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं जो है और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित और बालक बालिकाएं हैं उनके साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मतलब सभी चाहे किसी भी कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो एक साथ ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, एक ही स्कूल में, एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, ठीक है। इसी को समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो गलत है ना वही बताना है। तो पहला कथन है अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। तो भैया ठीक है, जो सीखना है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, ये निरंतर चलते रहती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं, अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित है। तो भैया ये जो कथन है ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो सीखना है वह व्यक्तिगत रूप से, पर्यावरण रूप से, मतलब जो कारक है, व्यक्तिगत कारक और पर्यावरण कारक, इस पर आधारित रहता है। तो ये बिल्कुल आपका सही है, पहला भी सही था, है ना। और चौथा देख लेते हैं, तो चौथा है अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। तो भैया जो अधिगम है, सीखना है, वो चक्रीय रूप से होता है, हम किसी भी क्षेत्र में कहीं से भी सीखते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही बचा, तो ये बिल्कुल गलत होगा। खैर पढ़ लेते हैं, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। तो भैया मैं बता दूं कि अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि बच्चा सीखने के दौरान गलती करेगा ही, और गलती करेगा तभी सीखेगा ना। तो गलती करना स्वाभाविक प्रक्रिया है सीखने के दौरान। इस कारण से जो अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां जो है वो प्रासंगिक है, और इसमें लिखा है अप्रासंगिक है। तो ये गलत हो जाएगा दूसरा, और गलत को ही आपको बताना था, ठीक है। तो दूसरा जो कथन है ये गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न साथियों आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताइएगा। प्यारे साथियों ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार रिपीट हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है साथियों जो विभिन्न राज्यों में आपको पूछा गया है, ठीक है। प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है साथियों। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।